वो बहुत बड़ा इमारत था। पता नहीं उसके कितने फ्लोर होंगे, शायद 30 से ऊपर होंगे। लाल दुपट्टे को खुद पर सेट करते हुए मैं घबराहट पर कंट्रोल करते उस इमारत के अंदर चली आई थी। इस नौकरी के बारे में मैंने कल शाम अखबार में देखा था, एक छोटा सा विज्ञापन जिसमें लिखा था कि गौतम शर्मा एंटरप्राइजेस में असिस्टेंट की वैकेंसी है। मुझे लगा था कि शायद मेरी किस्मत चमक जाए। गौतम शर्मा एंटरप्राइजेस की बिल्डिंग के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, चमचमाती नीली लाइट्स में। मैं दिल को संभालते हुए अंदर चली आई। लॉबी इतनी बड़ी और ठंडी थी कि मेरे कदमों की आवाज भी गूंज रही थी। एयर कंडीशन की ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लग रही थी और मैंने दुपट्टा और कसकर सर पर लपेट लिया। एक तरफ लगे बड़े से शीशे के सामने रुककर मैंने खुद पर एक नजर डाली। लाल रंग का बड़ा सा दुपट्टा मेरे लंबे घने बालों को पूरी तरह छुपा रहा था। 21 साल की उम्र, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें आज सिर्फ डर और थकान थी, और सुर्ख चेहरे पर मुस्कुराहट नाम को भी नहीं थी। चेहरा पीला पड़ गया था। कल रात आर्यन की तबीयत खराब थी। वो रोता रहा था और मैं उसे गोद में लिए पूरी रात जागती रही। बस ठीक है मेरा हुलिया, नौकरी ही चाहिए ना। कौन सा मैं मिस यूनिवर्स बनने आई हूँ, मैंने खुद से कहा और जरा सख्त हुई। हिम्मत बांधकर मैं रिसेप्शन की तरफ बढ़ी। रिसेप्शनिस्ट ने मेरी फाइल ली और कहा कि इंटरव्यू रूम में वेट करना होगा। इंटरव्यू रूम में बैठते ही मैं नर्वस होने लगी। कमरा बड़ा था, सफेद दीवारें, बड़ी टेबल्स और कुर्सियां जो इतनी आरामदायक लग रही थी कि मैं उनमें धंस जाना चाहती थी। लेकिन मैं सीधी बैठी रही। सेक्रेटरी एक के बाद एक नाम पुकार रही थी। मैंने यहाँ आने के बाद ही अपनी फाइल सेक्रेटरी को दी थी, इसलिए मुझे पता था कि मेरा नंबर सबसे आखिर में आएगा। बाहर की दुनिया से कटकर मैं उस कमरे में अकेली सी महसूस कर रही थी। बाकी कैंडिडेट्स आत्मविश्वास से भरे हुए थे, अच्छे कपड़े, कॉन्फिडेंट मुस्कान और हाथ में मोटी मोटी फाइलें। मैंने अपनी पतली सी फाइल को गोद में कसकर पकड़ लिया। इंतजार करते करते मेरी कमर दुखने लगी थी, पैर सुन्न हो रहे थे। मैंने घड़ी देखी, 2 घंटे बीत चुके थे। मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। आर्यन घर पर अकेला था। पड़ोस की आंटी के पास छोड़ा था मैंने उसे। कहीं वह परेशान तो नहीं कर रहा? किराया भी अगले हफ्ते देना है और जेब में सिर्फ 100-150 रुपए बचे हैं। अगर नौकरी नहीं मिली तो? मैंने ख्याल को झटका। नहीं, मिलेगी, मिलनी ही चाहिए। आखिरकार 2 घंटे बाद जब सेक्रेटरी ने मेरा नाम पुकारा, मिस ईशानी, तो मेरी सारी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। पैर कांप रहे थे। मुझे 100% यकीन था कि मुझे ये नौकरी नहीं मिलेगी, मगर खुद पर कंट्रोल करते हुए मैं उठ खड़ी हुई। हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने हल्के से खटखटाया और अंदर की आवाज का इंतजार किया। कम इन, किसी ने कहा। क्या मैं अंदर आ जाऊं सर? मैंने विनम्रता से पूछा और दरवाजे को हल्का सा खटखटाकर अंदर आई, जहां इंटरव्यू पैनल बैठा था। 3 मर्द। बाएं वाले बुजुर्ग से लग रहे थे, दाएं वाले मिडिल एज के और बीच वाले की नजरें कुछ ज्यादा ही गहरी थी। उसकी पर्सनालिटी भी बाकी दोनों के मुकाबले बहुत अच्छी थी। काला सूट, साफ सुथरी दाढ़ी और आंखें जो सीधे दिल में उतर रही थी। मैं नर्वस सी होने लगी। मेरी सांसें तेज हो गईं। आइए मिस ईशानी, फाइल में तो आपका नाम यही लिखा हुआ है, वही बीच वाला इंसान बोला था। उसकी आवाज गहरी और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। मैं घबराती हुई उनके सामने जाकर कुर्सी पर बैठ गई थी। कुर्सी पर बैठते ही मेरे हाथ गोद में रखे थे, उंगलियां आपस में उलझी हुईं। आपने एंट्री की है, मगर मेरी इस वैकेंसी के लिए तो मास्टर्स डिग्री होना जरूरी है। सामने बैठे गौतम शर्मा ने एक नज़र में ही मेरी फाइल को जांच लिया था, सिर्फ 10-15 सेकंड में। अफसोस से फाइल बंद करके उसने टेबल पर रख दी। मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक आंसू फिर भी गाल पर लुढ़क गया। अगर ऐसी बात थी तो पहले ही बता देते। 2 घंटे मुझे बाहर बैठाने की क्या जरूरत थी?
ये शब्द मेरे मुंह से पता नहीं कैसे निकल गए। मैं खुद घबरा गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। सामने बैठे गौतम ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसकी भौहें थोड़ी उठीं। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मिस्टर, आप दोनों का बहुत थैंक यू। आप लोग अब जा सकते हैं। वह मुड़कर दाएं बाएं देखते हुए उन दोनों लोगों से बोला था जो हैरत से मुझे देख रहे थे। गौतम शर्मा के कहते ही वो एकदम उठ खड़े हुए और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चले गए। मुझे अंदाजा हुआ कि वह कंपनी में ही किसी दूसरी पोजीशन पर थे, जबकि कंपनी का मालिक मेरे सामने बैठा था। अब कमरे में सिर्फ हम दोनों थे। मैं चलती हूँ। मेरी फाइल दीजिए, मैंने मुड़कर खड़े होते हुए कहा। आवाज में गुस्सा और निराशा दोनों थे। गौतम शर्मा ने मेरी फाइल के ऊपर अपना हाथ रख दिया। इतनी जल्दी भी क्या है? बैठ जाइए। उसकी आवाज में अब नरमी थी। मैं रुक गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे से फिर कुर्सी पर बैठ गई। आपने फाइल के अंदर एक हाथ से लिखा नोट भी शामिल किया है, जिसमें आपने लिखा है कि आप एक 3 साल के बच्चे की मां हैं और आपके पति की डेथ हो चुकी है, जिसकी वजह से आपको इस नौकरी की बहुत जरूरत है। क्या ये बात सही है? वो इंटरेस्ट लेते हुए पूछने लगा और मुझे ध्यान से देख रहा था। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर टिकी थी, लेकिन अब वे उतनी डरावनी नहीं लग रही थी। मैं थोड़ा घबराई। जी हाँ, ये बात सच है। मेरे माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं रहे हैं और पति भी। मैंने रुकते हुए कहा, मुझे अपने बच्चे की जरूरतें पूरी करने के लिए इस नौकरी की बहुत जरूरत है। मैं बेचैन हो रही थी। गौतम शर्मा की नजरें मेरे शरीर के आर पार हो रही थी, लेकिन अब उसमें कुछ और था, जैसे दया या शायद कुछ और। तो फिर ठीक है, मैं आपको नौकरी दे देता हूँ, उसने सुकून से कहा। मेरे दिमाग में धमाका सा हुआ था। क्या? इतनी आसानी से? क्या मतलब बिना किसी क्वालिफिकेशन के आप नौकरी मुझे दे सकते हैं? मेरे अंदर एक खुशी भरी हैरत थी। आंखों में ढेरों उम्मीदें जागने लगी थीं। आर्यन के लिए दूध, उसके लिए नई ड्रेस, किराया, सब कुछ। गौतम शर्मा के होठों पर एक मुस्कुराहट आई। हाँ बिल्कुल, नौकरी तो मैं आपको दे सकता हूँ, मगर ये वाली नहीं, एक और, अगर आप चाहें तो। उसका अंदाज डील करने वाला था। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। दिल जोर से धड़कने लगा। कैसी नौकरी? क्या कहना चाहते हैं आप मुझसे? मैंने परेशानी से पूछा था। आजकल वैसे भी मैं मर्दों की भूखी नजरों से परेशान थी। सब्जी वाले, दुकानदार, मकान मालिक, कहीं ये इंसान भी वैसे ही डिमांड ना कर दे। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। भला मैं ऐसी उम्मीद रखकर यहाँ क्यों आई? क्या इस दुनिया में कोई अच्छा इंसान नहीं बचा? परेशान होते हुए मैंने खुद को कोसा था। गौतम शर्मा ने गहरी सांस ली, कुर्सी पर पीछे टेक लगाया और बोला, मिसेस शानी, आप बैठ जाइए। मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ कि आपको कौन सी नौकरी की ऑफर दी जा रही है। वह सीरियस आवाज में बोला था। दिल पर पत्थर रखे हुए मैं सामने रखी कुर्सी पर सिमटकर बैठ गई थी। मेरा लाल दुपट्टा सर से सरक कर कंधों पर गिर रहा था। मैंने घबराकर उसे सर पर दोबारा ठीक किया। गौतम शर्मा एक पल के लिए अपनी नजर नहीं हटा सका। उसकी आंखों में कुछ चमक आ गई थी। फिर उसने धीरे धीरे, शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूँ। आप मुझसे 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लीजिए। मुझसे शादी कर लीजिए, सिर्फ कागजों पर, सिर्फ दिखावे के लिए। मेरे घर वालों के सामने ये बताइए कि आप मेरी पत्नी हैं। बदले में मैं आपकी और आपके बच्चे की सारी जिम्मेदारी ले लूंगा। आपको इतने पैसे दूंगा कि जिंदगी भर नौकरी करने की जरूरत न पड़े। ये शब्द मेरे कानों में बम की तरह फटे। मैं हक्की बक्की रह गई। शादी? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? मेरी सांसें रुक सी गईं। मैंने उसे देखा। क्या ये मजाक है? लेकिन उसके चेहरे पर कोई मजाक नहीं था, सिर्फ एक गंभीर प्रस्ताव। ईशानी, क्या आपने मेरी बात सुनी? गौतम शर्मा को मजबूरी में मेरी आंखों के आगे हाथ लहराना पड़ा। मैं जैसे ही एक झटके से होश में आए, तो ये क्या बकवास है?
शादी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं यहाँ सिर्फ नौकरी की तलाश में आई थी। मैं एकदम अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उस इंसान का जाल डालने का तरीका भी वैसा ही था जैसे सब्जी वाले, दूध वाले, मोहल्ले के दुकानदार और मेरे घर का मालिक। मैं आपको 6 महीने के 1 रुपया करोड़ ऑफर कर रहा हूँ। शादी होने के फौरन बाद मैं आपके अकाउंट में ये पैसे भेज दूंगा। गौतम शर्मा ने कुर्सी के साथ टेक लगाते हुए एक बार फिर से कहा था। मैंने एक नफरत भरी नजर उस पर डाली। अगर आपके पास दौलत है तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाए। मैं बिकाऊ नहीं हूं। आप अपने पास रखिए। अपने 1 करोड़ झपटने वाले अंदाज में मैंने अपनी फाइल टेबल पर से उठाई और बाहर की तरफ पलटी थी। मेरा चेहरा लाल हो रहा था। तुम्हारी मर्जी ईशानी, इस फाइल के अंदर मैंने अपना कार्ड रख दिया है। अगर तुम्हें मेरी बात माननी हो तो मुझे फोन कर लेना। मुझे अपने पीछे उसे इंसान की आवाज सुनाई दी थी। मैं अपनी फाइल सीने से लगाते हुए तब तक चलती रही जब तक इस बड़ी सी बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल आई थी। मेरी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे जिन्हें मैं हाथ से रगड़कर साफ कर रही थी। आखिर मैं इतनी बेसहारा क्यों थी? इस भरी दुनिया में कोई अच्छा इंसान नहीं बचा। रिक्शा में बैठते ही मैंने गहरी सांस ली। फालतू में 100 रुपए बर्बाद हो गए। यहाँ आने और जाने के लिए इन पैसों से मैं आर्यन के लिए कुछ खरीद लेती। मुझे अफसोस होने लगा। घर कच्ची आबादी में था। ऊपर और नीचे बना हुआ एक मकान, जिसमें ऊपर के फ्लोर पर मकान मालिक रहता था और नीचे के फ्लोर पर मैं जाते वक्त मैं आर्यन को साथ वाली आंटी के घर छोड़कर गई थी। आर्यन ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया। खेलते हुए आर्यन को उठाकर मैंने गले से लगाते हुए आंटी से पूछा, नहीं, इसने तो नहीं किया। हाँ, तुम्हारे मकान मालिक 2 बार पूछने आए थे कि तुम कहाँ गई हो। तुमने किराया नहीं दिया क्या? मैं बुरी तरह घबरा गई थी। किराया तो दे दिया था। पता नहीं अब वो क्या चाहते हैं। शायद किराया बढ़ाने की कोई बात करनी होगी। मैं आर्यन को गले से लगाते हुए घबराकर बाहर निकल आई थी। मैं ये जगह खोना नहीं चाहती थी। पहले कई घर मुझे इसी वजह से बदलने पड़े थे कि वहां मुझे लोग अजीब नजरों से देखने लगे थे। अरे भला देखो तो, इतनी सी उम्र में इसके साथ बच्चा है, ना कोई जानने वाला है और ना ही इसका पति। ये पक्का किसी गलती का नतीजा है। औरतें मुझे देखकर बातें करती थी। हाल तो यहाँ भी बुरा ही था। मैं सब्जी लेने जाती या दूध लेने जाती, हर दुकान पर मुझे गंदी नजरों का सामना करना पड़ता। लोग बहाने बहाने से मुझे हाथ लगाने की कोशिश करते थे। मैं इस जिंदगी से तंग आ चुकी थी और अब तो मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए थे। ताला खोलकर मैं आर्यन को लेकर अंदर चली आई। किचन में सिर्फ दूध ही था। आर्यन को फिटर बनाकर देते हुए मैं चुपचाप उसके बराबर में लेट गई। वो खेलते हुए मेरे दुपट्टे को खींचने लगा। आर्यन को साथ लगाए लगाए ही मैं नींद में उतर गई। मेरी आँख खुली तो दरवाज़ा बहुत बुरी तरह से खटखटाया जा रहा था। मैं घबराकर उठी। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। लाइट बंद हो गई थी। साथ लेटा हुआ नन आर्यन गहरी नींद में था। धड़कते दिल को संभालते हुए मैं दुपट्टा सर पर ओढ़ते बाहर निकल आई। कौन है? मैंने ऊंची आवाज में पूछा। बाहर वाले दरवाजे के अंदर ये छोटा दरवाजा मेरे पोर्शन की तरफ खुलता था, जो इस वक्त पीटा जा रहा था। कौन आया है? अब की बार मैं जरा ऊंची आवाज में बोली थी। मैं हूँ रोहित। इस वक्त काम से आया हूँ। प्लीज आप मेरा खाना गर्म कर देंगी? मुझे माचिस नहीं मिल रही और लाइट चली गई है, वरना ओवन में गर्म कर लेता। ये आवाज मेरे मकान मालिक की थी, जिसकी पत्नी और जवान बेटी कल से बाहर गए हुए थे और वह इस वक्त अपने घर में अकेला था। मैं हैरान रह गई। रोहित साहब की नजरें मुझे अजीब सी लगती थी, मगर वह मेरे मकान मालिक थे। मैं इनकार भी नहीं कर सकती थी। ना चाहते हुए मैंने दरवाजा खोल दिया। रोहित साहब के होठों पर एक मुस्कुराहट थी। उन्हें देखकर मैंने अचानक अपना मुंह फेरा, क्योंकि वो सिर्फ ट्राउज और बनियान में थे। ये खाना गर्म कर दीजिए, मैंने फ्रिज से निकाला है। रोहित ने एक बाउल मेरी तरफ बढ़ाया
और झिझकते हुए मैंने थाम लिया। आप इंतजार करिए, मैं गर्म कर लाती हूँ। मैं दरवाजा बंद करना चाहती थी, मगर रोहित बड़े सुकून से अंदर आ गया। जी मैं यहीं बैठ जाता हूँ, आप कर लीजिए गरम। वैसे मुझे आपसे एक बात भी पूछनी थी कि आप पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है, जरा ध्यान दिया करें। वो सुकून से सोफे पर बैठ गया था। मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। मैं कितनी बेबस थी। मैं जल्दी से बाउल पकड़कर किचन की तरफ पलटी। रोहित को यहाँ से वापस भेजने का एक ही तरीका था कि मैं जल्द से जल्द ये खाना गर्म करके उसके हवाले कर दूं। खाना चूल्हे पर रखते अभी मैंने आग जलाई ही थी, जब मुझे अपने पीछे किसी का एहसास हुआ। एक हल्की सी चीख मेरे होठों से निकली। मैं झटका खाकर मुड़ी, मगर मुड़ नहीं सकी क्योंकि रोहित ने एकदम मुझे अपनी पकड़ में ले लिया था। क्यों मुझसे दूर दूर भागती हुई शानी जवान हो, खूबसूरत हो, इतने से बच्चे को कैसे पालोगी? मुझे पता है तुमसे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से ये बच्चा तुम्हारी गोद में आया, मगर फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। मैं तुम्हें अलग घर में रखूंगा, बस मेरे साथ रहना। उसने मेरी गर्दन पर झुकते हुए सारी हदें पार कर दी थी। मैंने पूरी हिम्मत से उसे झटका देकर खुद से दूर किया। ऊपर वाले से डरिए और रोहित साहब निकल जाइए मेरे घर से अभी और इसी वक्त, वरना मैं शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा करूंगी। मैं बुरी तरह घबरा गई थी। डर के मारे शब्द मेरे होठों से नहीं निकल पा रहे थे। अंधेरा था, रात का वक्त था, और ये इंसान मैं भला कैसे मुकाबला कर सकती थी? रोहित के चेहरे पर गुस्सा आ गया था। आखिर तुम्हें इतनी अकड़ किस बात की है? अभी हाथ पकड़कर घर से निकाल दूं तो कोई घर में भी जगह नहीं देगा। तुम जानती हो मोहल्ले में तुम्हारे बारे में कैसी सी बातें होती है। बिन बिहाई माँ कहते हैं सब तुम्हें, और मेरे सामने साफ बन रही हो जैसे कभी किसी मर्द ने छुआ ही नहीं है। वह नफरत भरे अंदाज में 2 कदम चलकर सामने आया। बचने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक ही मैंने स्लिप पर पड़ी हुई छुरी उठाकर रोहित के सामने की। एक कदम भी मेरी तरफ बढ़ाया तो मैं जान ले लूंगी, मैं जल्दी जल्दी बोली थी। दुपट्टा फर्श पर जा गिरा था और इस वक्त मैं कांप रही थी। बस किसी तरह रोहित को यहाँ से भेजना चाहती थी। देखो ईशानी, बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, सारी जरूरत पूरी करूंगा, रोज का 1000 दिया करूंगा तुम्हें। अपने आप को देखो तो सही, अंधेरे में भी चमकते हुए हीरे की तरह लग रही हो। क्यों खुद को बर्बाद कर रही हो? अब की बार वो जरा नरम लहजे में बोला था। भूखी नजरें अब तक मेरे ऊपर गड़ी हुई थी। मैंने छुरी पर अपनी पकड़ मजबूत की। मैं कह रही हूं, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। निकल जाओ मेरे घर से, अभी और इसी वक्त कोई है, बचाओ मुझे। मैं एकदम ऊंची आवाज में चिल्लाई थी। रोहित घबरा गया। अच्छा, बकवास बंद करो, मैं जा रहा हूं। वो घबरा गया, इसलिए उल्टे कदमों घर से निकल गया। मैं तेजी से चलती हुई आई और दरवाजा बंद करते हुए मैंने अंदर से कुंडी लगाई और साथ ही बड़ा सा टेबल घसीटकर दरवाजे के सामने रख दिया। ये सब करने के बाद भी मुझे सुकून नहीं हुआ, तो मैंने लपक कर लाउंज की इकलौती खिड़की बंद की जो बाहर गैलरी में खुलती थी। मेरी सांस उखड़ रही थी। जरा सी देर में मैं पसीने में लथपथ हो गई थी। खिड़की बंद करते हुए मैं दोनों हाथ में अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं कहीं भी सेफ नहीं थी। भूखे भेड़िए हर जगह थे। आज सुबह से पानी के सिवा कुछ अलग से नहीं उतरा था। कमजोरी, डर सबने मुझे अपनी लपेट में ले रखा था। पता नहीं मैं कितनी देर तक रोती रही, मगर अपने टूटे शरीर को संभालते हुए आखिरकार मैं अंदर कमरे में आई थी। टेबल पर मेरी फाइल पड़ी थी। मैंने कँपते हाथों से फाइल खोली। फाइल के अंदर एक कार्ड पड़ा जगमगा रहा था। गौतम शर्मा, नीचे उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। मैंने अपना बटन वाला छोटा सा मोबाइल निकाला। बड़ा मोबाइल तो मैं कब का बेच चुकी थी। सब पूछते हैं कौन है आर्यन का बाप।
मैं उन्हें क्या बताऊं कि आर्यन किसका बच्चा है? बेड पर सोए हुए बेखबर आर्यन पर नजर डालते हुए मेरे 2 आंसू टूटकर बिखरे। बैल जा रही थी। दूसरी तरफ तीसरी घंटी पर गौतम ने फोन उठा लिया। कौन है? उसकी नींद में डूबी हुई आवाज सुनाई दी तो मैं बहुत मुश्किल से बोली थी। मैं बात कर रही हूँ। ईशानी, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने मुश्किल से अपनी बात पूरी की थी। दूसरी तरफ वो जो फिर से नींद में होने लगा था एकदम उठ बैठा। शादी मुझसे? अच्छा हाँ, उसे कुछ याद आया था। ठीक है, तुम कल उस पते पर आ जाना। पता मैं तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ। उसने सीरियस होकर 2 टुक अंदाज में जवाब दिया। फोन बंद हो गया और कुछ देर बाद स्क्रीन पर एक एड्रेस आने लगा। एड्रेस शहर के एक मशहूर होटल का था। मोबाइल बंद करते मैं ठंडे ठंडे फर्श पर हैरान बैठ गई। मैं सो नहीं सकती थी। कम से कम आज की रात तो बिल्कुल भी नहीं। वह पूरी रात मैंने बड़ी मुश्किल से काटी। अगले दिन मैं उसके बताए हुए पते पर आर्यन को लेकर पहुंच गई थी। सामान में मेरे पास कुछ खास था नहीं, बस आर्यन के कुछ कपड़े थे जो मैंने बैग में डालकर अपने साथ रख लिए थे। मैं होटल के वेटिंग लाउंज में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। इस बहुत शानदार होटल में मैं खुद को अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। बड़ी बड़ी आंखों में परेशानी के साथ साथ फ्यूचर का डर भी था। हम यहाँ पर क्यों हैं मामा? आर्यन ने टूटे फूटे शब्दों में पूछा था। मैंने उसे जोर से खुद के साथ लपेट लिया। हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि मैं तुम्हारा फ्यूचर सेव करना चाहती हूँ। जिस तरह भेड़िए मुझे नोच रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि तुम भी ऐसे लोगों का शिकार बनो। मेरी आंखों में आंसू उतरने लगे और तभी मुझे दरवाजे से वो अंदर आता हुआ दिखाई दिया। ब्लैक कलर का शानदार ड्रेस पहने, उसकी चाल में घमंड था। उसके पीछे पीछे 2 लोग और भी थे जो उसके असिस्टेंट लग रहे थे। उसने आते ही मुझे देख लिया। यहाँ क्यों बैठी हो? मैंने रूम बुक करवा लिया है, वहां चली जाती। उसके अंदाज में हल्की सी सख्ती थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे ये इंसान भी जहर लग रहा था जो सिर्फ मुझे अपने ना जाने किस गंदे फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। काउंटर से चाबी लेकर वो एक बार फिर मेरे पास आया। आओ रूम में चलते हैं। मुझे आर्डर देते हुए वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उसके साथ आने वाले लोग नीचे ही खड़े रहे थे। मैंने आर्यन की उंगली थामी और उसके पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगी थी। कमरा बहुत शानदार था। अंदर आते हुए लम्हे भर के लिए मैं झिझकी थी। आ भी जाओ मैडम, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे और भी काम निपटाना है, वो सख्ती से बोला था। मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। यूं कर रहे हैं आप ये सब कुछ? मुझ जैसी गरीब लड़की जिसका एक बच्चा भी है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों करना चाहते हैं आप? कहीं आप स्मगलिंग करने वाले तो नहीं हैं? आप मुझे किसी और के हाथ बेच तो नहीं देंगे? मैं डरी हुई थी। गौतम ने कहा, मैं शक्ल से तुम्हें स्मगलर लगता हूँ। मतलब मेरे अपने बारे में मेरी कोई अच्छी राय है तो नहीं, लेकिन फिर भी यार अच्छा खासा हैंडसम इंसान हूँ। मैं शरीफ दिखता हूँ। तुम तो पता नहीं क्या क्या सोच रही हो मेरे बारे में। मुझे हाथ से पकड़कर अंदर करते हुए गौतम ने दरवाजा बंद किया। मैं खामोशी से खड़ी रही। शादी के बाद तुम्हें पता चल जाएगा मैं तुमसे ये डिमांड क्यों कर रहा हूँ। फिलहाल भरोसा रखो, मेरे घर में मेरी दादी भी है, मेरे डैड भी है, और वो एक लम्हे के लिए रुका था। मेरे डैडी की पत्नी भी है। वो अजीब से अंदाज में बोला था, तुम वही रहोगी 6 महीने तक। बस किसी के सामने ये मत बताना कि मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। मैं जो कुछ कहूँगा तुम बस हाँ में हाँ मिलाओगी। समझ आ रही है मेरी बात? वह मुझे सीरियस होकर समझा रहा था। मेरा शरीर ठंडा पड़ने लगा था। आर्यन अनजान आदमी को अपने पास देखकर घबरा रहा था। गौतम ने एक नज़र उस मासूम बच्चे पर डाली और जेब से मोबाइल निकाल लिया था। मैं खामोश बैठी रही। मैं सोच रही थी कि इस होटल में वो मुझे क्यों लेकर आया है। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और वही सूट वाला असिस्टेंट अंदर आया जो गौतम के साथ आया था।
ये लीजिए सर। उसने कुछ और चॉकलेट्स गौतम की तरफ बढ़ाई थी। गौतम ने चॉकलेट पकड़ ली। ये लो। उसने दोस्ताना अंदाज में वो आर्यन की तरफ बढ़ाई थी। वह बहुत भूखा था। उसने जल्दी से चॉकलेट पकड़ ली। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। इतना भी बुरा नहीं लग रहा था वह, जितना कि मैं उसके बारे में सोच रही थी। शादी का इंतजाम हो गया है, तुम रेडी हो जाओ। अब की बार वो सख्त अंदाज में बोला था। कुछ लोग अंदर आए और साथ ही वह दोनों भी, जिन्हें गौतम अपने साथ लाया था। मैं ये सब कुछ क्या कर रही हूँ? पता नहीं ये सब ठीक भी है या नहीं। मेरा दिल डूबता जा रहा था। आंखों में आंसू इकट्ठे होने लगे थे। मेरे मुकाबले में गौतम शर्मा बिल्कुल नॉर्मल था। बहुत सुकून से बैठा हुआ था। सब लोग शादी होने के बाद कमरे से चले गए थे, तो वह मेरी तरफ पलटा था। ये तुम इतनी इमोशनल क्यों बनी हुई हो? ये कौन सा तुम्हारी पहली शादी हो रही है जो तुम इस तरह से रो रही हो? चलो उठो, घर चलते हैं, सख्त लहजे में कहते हुए वह दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। मैंने एक झटके से सर उठाया। वैसे कुछ भी नहीं किया था उसने, जैसा मैंने उसके बारे में सोच रखा था। कम से कम फिलहाल तो नहीं। पता नहीं आगे क्या होगा मेरे साथ। आर्यन की उंगली थामे मैं कमरे से बाहर निकल आई। अपने आंसू मैंने साफ कर लिए थे। मैं उसे अपने साथ सीढ़ियां उतरकर नीचे चली आई थी। बैठो अंदर। ड्राइविंग सीट पर बैठते उसने मुझे दूसरी तरफ बैठने का इशारा किया। मैंने खामोशी से उसका आर्डर माना। अब हम कहाँ जा रहे हैं? मैं खुद को पूछने से नहीं रोक पाई थी। मेरे घर। गौतम ने भी छोटा सा जवाब दिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी अलग अलग सड़कों पर घूमने लगी और जब रुकी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो कोई महल जैसा घर था जिसके माथे पर शर्मा हाउस लिखा हुआ था। अंदर आ जाओ और जो कुछ मैं कहूँ तुम्हें बस हाँ में हाँ मिलाना है, याद है ना? गाड़ी गराज में खड़ी करते हुए वो नीचे उतर आया। मैंने भी खामोशी से उसका पीछा किया था। आगे पीछे चलते हुए हम दोनों लॉन्च में दाखिल हुए थे। गौतम आगे था और मैं उसके पीछे। जब मैंने किसी औरत की आवाज सुनी, ये किसे उठा लाए हो? गौतम, नई काम वाली रखी है क्या? मैंने अपनी पलकें नीचे की। ऐसे बुरे सौगात का तो मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी पत्नी है ये, ईशानी नाम है इसका। गौतम ने सख्त अंदाज में मेरे बारे में बताया था तो एकदम काश टूटने की आवाज आई थी। मैंने सर उठाया। कीमती साड़ी में एक 3035 साल की उम्र की औरत सामने खड़ी थी। सफेद रंगत वह बहुत खूबसूरत थी और उसके चेहरे में हैरत झलक रही थी मेरे लिए। उसे बिल्कुल यकीन नहीं आया था कि गौतम जैसा हैंडसम और अमीर इंसान मुझ जैसी मामूली दिखने वाली लड़की से शादी कर सकता है। इसलिए उसके हाथ में पकड़ा हुआ गिलास टूटकर चकनाचूर हो चुका था। तुमने शादी कर ली, और वह भी इस लड़की से? उनके अंदाज में हैरत ही हैरत थी। किससे शादी कर ली है तुमने? गौतम, फिर तुम्हारा कोई नया ड्रामा होगा। मैं तुम्हारे इस रोज रोज के तमाशे से तंग आ चुका हूँ। आखिर तुम कब तक अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस होगे? एक मर्दाना आवाज लॉन्च में गूंजी। मैंने पलट कर देखा। एक इंसान आंखों से सनग्लासेस हटाए कमरे से निकल रहा था। गौतम और इस इंसान के चेहरे बहुत मिल रहे थे। ये मेरे डैड है, उसने पीछे मुड़कर मुझसे कहा था। तमाशा नहीं है डैडी, मैंने सचमुच में इस लड़की के साथ शादी कर ली है। ये ईशानी है, अब ये यहीं रहेगी मेरे साथ। वह कहता हुआ सोफे पर बैठ गया था। मेरी टांगों से जान निकलने लगी थी। नन्हा आर्यन लॉन्च में इधर उधर खेलने लगा था। ये सब चीज उसके लिए नई थी। हाँ, मगर उसके साथ तो एक बच्चा भी है, और तुम्हें ऐसी इमरजेंसी में शादी करने की क्या जरूरत पड़ गई है? सब क्या तमाशा है गौतम? वो आदमी बड़ी बुरी तरह चिल्ला रहे थे। क्यों बच्चे के दुश्मन बन गए हो? पहले उसके पीछे पड़े रहते थे कि शादी नहीं करता। अब अगर वो शादी करके आ गया है तो खबरदार, अगर किसी ने उसे कुछ कहा। प्यार भरी आवाज सुनते ही मैंने सर उठाया। अरे मेरी दादी जान, कैसी हैं आप? गौतम पहली बार सामने होकर किसी से मिला था।
मैंने देखा वह एक बूढ़ी सी औरत थी जो लिपट लिपटाकर गौतम को प्यार कर रही थी। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और खेलते हुए आर्यन को मैंने घबराकर नजरें झुका ली। आपने ही बिगाड़ रखा है इसे। न जाने कहाँ से इस लड़की को उठाकर ले आया है और अपनी पत्नी बता रहा है। सब तमाशे हैं इसके। मैं जानती हूँ। साड़ी वाली औरत की आवाज आई तो दादी उसकी तरफ मुड़ी थी। बस करो रूपा, ये हमारे घर का मैटर है। गौतम ने क्या किया है और क्या नहीं, मैं भी जिंदा हूँ। मैं खुद ही देख लूंगी। और जिंदा तो उसका बाप भी है। और कुछ कहती। इतने में गौतम सुकून से उठकर खड़ा हो गया था। लाइए प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट डैडी, आपने कहा था ना तब तक बिजनेस मेरे नाम नहीं करेंगे जब तक मैं शादी नहीं कर लेता। तो देखिए मैंने कर ली शादी, मेरे पास प्रूफ है। उसने जेब से अपना मोबाइल निकालकर पिक्चर दिखाई और एक लम्हे में ही मुझे सारी बात समझ आ गई। वो हमदर्दी में ये सब कुछ नहीं कर रहा था, बल्कि उसका अपना लालच था। उसने ये सब कुछ प्रॉपर्टी के लिए किया था। ये सब कुछ क्या बकवास है। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम मेरे दोस्त की बेटी से शादी कर लोगे तब मैं तुम्हें प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दूंगा। तुम अपनी मर्जी से न जाने किस लड़की को यहाँ ले आए हो। राकेश साहब बड़ी बुरी तरह से चिल्लाए थे। गौतम ने कंधे उचकाए। शादी मैंने करनी है, आपने नहीं। हाँ, आपको अगर तीसरी शादी का शौक है तो आप अपने दोस्त की बेटी से कर लीजिए, मगर मैं आपको बात से पलटने नहीं दूंगा। आपने कहा था शादी कर लो तो प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। अब आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। गौतम ठीक कह रहा है राकेश। अब तुम अगर अपनी पत्नी की बातों में आए बिना गौतम के हिस्से की प्रॉपर्टी उसके नाम कर दो तो बेहतर होगा, वरना तुम अच्छी तरह जानते हो कि जायदाद मैं भी उसके नाम ट्रांसफर कर सकती हूँ। आखिर को ये सब कुछ मेरा ही तो है, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए बेहतर यही है कि अभी और इसी वक्त जायदाद गौतम के नाम पर करो। दादी जी कड़क आवाज में बोली थी। गौतम के होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। मैं खामोशी से सारे तमाशे का हिस्सा बनी हुई खड़ी थी। कैसे गौतम शर्मा ने मुझे इस्तेमाल किया था। मेरी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। भाड़ में जाइए इंसान। मैं अपने पैसे लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। किसी अच्छी जगह फ्लैट खरीदूंगी और आर्यन की परवरिश करूंगी। मैंने अपने दिमाग में प्लान बना लिया था और वह अपनी ही किसी बात पर झगड़ रहे थे। मॉडर्न औरत जोर जोर से बोलने की कोशिश कर रही थी। रूपा तुम खामोश रहो, ये हमारे घर का मामला है। दादी जी ने उस औरत को बड़ी बुरी तरह झटक दिया। वह शायद उसकी सौतेली माँ थी। राकेश साहब गुस्से से पैर पटकते हुए घर से निकल गए थे और रूपा वापस कमरे की तरफ मुड़ गई थी। सिर्फ दादी जी वहां पर रह गई थी। थैंक यू दादी जी। वह एक बार फिर अपनी दादी से लिपटा था। थैंक यू के बच्चे। लड़की तो बहुत प्यारी है, क्या ये बच्चा इसका है? मैं अपने बारे में होने वाले सवाल जवाब सुन रही थी। गौतम ने सर हिलाया। हाँ, ये अकेली है। वो सेब खाता हुआ बोल रहा था। मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। इसे कमरे में ले जाइए आप प्लीज। वो हाथ हिलाते हुए लाउन से बाहर निकल गया। मुझे अपने आप बहुत गिरा हुआ महसूस हुआ। भूख से अब मेरी हालत बहुत बेकार हो रही थी। दादी जी ने पास आकर प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा था। ये तो बहुत अच्छा काम किया है गौतम ने। आओ मेरे साथ चलो। वह मेरा हाथ पकड़कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी। दादी जी मुझे गौतम के कमरे में ले आई थी। तुम नहा धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ। उसके बाद तुम तैयार हो जाना। शादी के बाद पहली बार जब पति अपने पत्नी को देखता है तो उसे सजा हुआ होना चाहिए। दादी की बात पर मैं बड़ी बुरी तरह घबरा गई थी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले गौतम से इस बारे में बात कर लीजिए। मैं परेशान थी मगर दादी जी ने मेरी एक नहीं सुनी। मैं तुम्हारे बेटे को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। नीचे बहुत नौकर हैं, वो उसे संभाल लेंगे। शाम हो रही है, गौतम बस आने ही वाला होगा। वह कमरे से निकल गई। मैं घबराती हुई रह गई।
कुछ देर बाद एक नौकरानी खाने की ट्रे और एक खूबसूरत जोड़ा दे गई थी। ये जोड़ा किसका है? मैं हैरान रह गई थी। ये गौतम साहब की दादी जी की शादी का जोड़ा है। उन्होंने भेजा है कि आप पहनकर तैयार हो जाएं। मेरा दिल चाहा कि अपना सर दीवार में देकर मार दूं। ऐसा कुछ था ही नहीं जैसा दादी जी समझ रही थी। नौकरानी कमरे से निकल गई तो मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा। नीचे लॉन्च में आर्यन नजर आ रहा था। वो एक नौकरानी के हाथ से खाना खा रहा था। वह बड़ा खुश था। सुकून का सांस लेकर मैं पलटी। खुद मेरी भूख से जान निकल रही थी। मैं टूट पड़ने वाले अंदाज में खाना शुरू कर चुकी थी। तो तब रुकी जब मैंने ट्रे में मौजूद हर चीज खत्म कर दी थी। खाली बर्तन देखकर मुझे शर्मिंदगी सी महसूस हुई थी। अभी तक तैयार नहीं हुई। गौतम बस आने वाला है। माँ तो उसकी जिंदा नहीं है और बाप को उसकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। बस मैं ही हूँ और मुझे एहसास है कि उसकी जिंदगी के ये लम्हे बहुत खास है। जाओ जल्दी जाकर कपड़े बदलो। दादी जी की आवाज पर मैं चौंक गई थी। मैं ये नहीं पहन सकती। मैं कोई आम दुल्हन नहीं हूँ। मेरी बात मेरे मुंह में ही रह गई थी। दादी जी ने जोड़ा मेरे हाथ में पकड़कर मुझे बाथरूम की तरफ धकेल दिया था। मेरा दिल डूबने लगा था। ना चाहते हुए भी मैं वो लाल जोड़ा पहनकर बाथरूम से बाहर निकल आई थी। मैं गौतम को बता दूंगी कि दादी जी ने जबरदस्ती मुझे ये पहनाया था। मैं दोनों तरफ से भारी लहंगा उठाते हुए वॉशरूम से बाहर निकली। वाह, यहाँ तो पूरी तैयारी चल रही है शादी की रात मनाए जाने की। गौतम की आवाज पर मैंने चौंक कर सर उठाया। वो पहले से ही कमरे में मौजूद था और अब सोफे पर बैठ मेरे ऊपर नजरें जमाए हुए था। मैं शर्म से लाल पड़ गई। दादी जी ने बहुत मजबूर किया। मैं भी चेंज कर लेती हूँ। मैं वापस पलटी। अब रुक जाओ, देख लेने दो। क्या चाहिए इसके बदले में? मुंह दिखाई भी 1 रुपया करोड़ दे रहा हूँ। क्या तुम्हें इस शादी को असली शादी में बदलना है? गौतम की आवाज सीरियस हुई। वो कदम कदम चलता मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मुझे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। आपने अभी तक मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं किए। अगर आपने प्रॉपर्टी के लिए ये सब कुछ किया तो प्रॉपर्टी अब आपको मिल गई होगी। अब मुझे जाने दीजिए, मैं रिक्वेस्ट भरे अंदाज में बोली थी। गौतम ने गहरी नजरों से मुझे देखा था। लाल रंग के इतने अच्छे जोड़े में मैं गजब ढा रही थी। अभी पेपर मेरे नाम पर ट्रांसफर नहीं हुए। कुछ दिन लगेंगे और रही बात तुम्हारी रकम की, मैं काम खत्म होने के बाद ही तुम्हें दूंगा। हाँ, और कोई और डिमांड है तो कहो, मैं पूरी कर देता हूँ। वो खुश होकर बोलता मेरी तरफ झुका था। मैं लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हटती बोली, शर्म करिए आप कुछ। हमारी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। मेरी बात पर गौतम की मुस्कुराहट गायब हुई। तो फिर ये दुल्हन बनकर मेरे सामने क्यों खड़ी हो और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हें कहा था किसी और कमरे में रहना। जाओ जाकर चेंज करके आओ। सख्त लहजे में कहता वो पलट गया था। मैंने सर झटका। ये इंसान बात बात पर बेइज्जती करने का हुनर जानता है और अब मुझे इस बेइज्जती की आदत डाल लेनी चाहिए। जब तक मुझे पैसे नहीं मिल जाते, मैं गहरी सांस लेते हुए पलटकर वॉशरूम में बंद हो गई थी। कपड़े बदल करके मैं बाहर निकली तो गौतम बेड पर लेटा हुआ था। सो जाओ यहीं पर, अब तुम्हारा बेटा नीचे है, दादी उसका ख्याल रख लेंगी। मैंने गौतम को कहते सुना मगर उसे इग्नोर करते हुए मैं कमरे से बाहर निकल आई थी। मैं वहां आर्यन के नहीं आई थी तो आर्यन को नहीं छोड़ सकती थी। वो मुझे एक नौकरानी की गोद में नजर आया, गहरी नींद में सोया हुआ। बड़ी मैडम ने कहा है कि बच्चा मैं उनके कमरे में सुला दूं, इसलिए मैं उसे वहां लेकर जा रही हूं। नौकरानी ने मुझे बता दिया था और मैं उसे रोकना चाहती थी, मगर इन बड़े लोगों के बीच मैं फंसकर रह गई थी। अंदर आकर सो जाओ, दरवाजा बंद करो, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। गौतम ने मुंह बनाते हुए कहा तो मैं दरवाजा बंद करते हुए अंदर आ गई थी। मैं उसके बेड को देखने लगी और फिर सोफे पर बैठ गई थी। बच्चे और तुम्हारे चेहरे में काफी फर्क है।
तुमने उसके बाप के बारे में नहीं बताया। कौन था वो? गौतम ने मोबाइल पर नजरें जमाए मुझसे सवाल किया था। मैंने घबराते हुए उसकी तरफ देखा। आपको इस बात से क्या मतलब है? आप अपने काम से काम रखिए। सुकर सोफे पर लेटते हुए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। कल रात भी मैं ठीक तरह से नहीं सोई थी। तब जबरदस्ती ही आंखें बंद होती जा रही थी। कुछ लम्हों में ही मैं गहरी नींद में चली गई थी। अगली सुबह गौतम ने मेरा कंधा हिलाकर मुझे उठाया। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। घर में कोई भी पूछे तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में मत बताना। मैंने सोते हुए हालात में सर हिला दिया। आर्यन का ख्याल आते ही मैं उठकर बैठ गई। फ्रेश होकर मैं नीचे आई तो आर्यन मुझे लॉन्च में खेलते हुए नजर आया। उसके कपड़े किसी ने बदल दिए थे और वो खुशी से फुटबॉल खेल रहा था। दादी जी उसके पास ही थी। आर्यन बहुत खुश है। मैंने उसके लिए एक नैनी को आज बुला लिया है। तुम उसकी फिक्र मत करना। मेरा दिल उदासी से डूबने लगा था। मुझे दादी जी बहुत अच्छी लगती थी। बिना कहे उन्होंने जैसे मेरी हर परेशानियों को समझ लिया था। डर लगता था तो बस रूपा मैडम से, वो मुझे ऐसे देखती थी जैसे खा जाएंगी। उनके कमरे से निकलते ही मैं गायब हो जाया करती थी। उस रात गौतम घर वापस ही नहीं आया, बल्कि वो अगले एक हफ्ते तक वापस नहीं आया था। मैं बेताबी से उसकी वापसी का इंतजार करती थी कि वह आए तो मैं अपने पैसे लेकर इस घर से जा सकूं। और जिस दिन गौतम आया ऐसा तमाशा लगा कि मैं खुद हैरान रह गई थी। मैं अपने कमरे में आर्यन को सुलाने के बाद उसके खिलौने समेट रही थी जब मुझे नीचे से आती आवाजों ने अपनी तरफ खींचा। राकेश, मैं कहती हूँ, पूछिए इससे वो लड़की कौन है? शक्ल से और आदतों से तो काम वाली माँ सी लगती है। आप अपनी दौलत इसके नाम मत करिए और वह ना जाने किसका बच्चा साथ लेकर आई है। आधी प्रॉपर्टी आपको उसके नाम भी करनी पड़ जाएगी। मैं तो कहती हूँ 2 थप्पड़ लगाइए उसे और निकाल दीजिए इस घर से, और इस गौतम को भी। ये रूपा मैडम की आवाज थी। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकली। गौतम लाल पड़ते चेहरे के साथ खड़ा था। डैडी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अपनी पत्नी को कहिए मेरे मामले में इंटरफेयर ना करें। डॉक्यूमेंट पर साइन करें। मुझे एक डील फाइनल करनी है, वो खुद पर कंट्रोल करते हुए बोला था। मगर रूपा मैडम आज बहुत गुस्से में थी। सोफे पर बैठे राकेश साहब के सामने से उन्होंने फाइल उठाकर अपने हाथ में पकड़ी। एक थैला नहीं मिलेगा तुम्हें। बिल्कुल अपनी माँ की तरह बदतमीज और ढीठ हो। मर क्यों नहीं जाते तुम, जिस तरह वह मर गई थी। रूपा मैडम ने एकदम चिल्लाकर कहा था। गौतम की बर्दाश्त खत्म हुई। उसने एकदम आगे बढ़कर दोनों हाथों से रूपा मैडम का गला दबोच लिया था। मेरी माँ के बारे में कोई बकवास नहीं करना। उन्हें मारने वाली आप थी। आपने मारा था उन्हें, है ना? वो एकदम चिल्लाया था। सोफे पर बैठे राकेश साहब फौरन उठे। पीछे हट जाओ गौतम। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो रूपा से? अगर तुम्हें उसे अपनी माँ नहीं मानते तो वह तुम्हारी मासी भी है। कुछ शर्म करो। उन्होंने गौतम को पीछे छुड़ाया था। मासी नहीं है मेरी, डायन है, डायन। उन्होंने सिर्फ आपकी दौलत के लिए आपको अपने जाल में फंसाया, जबकि इस औरत की बहन आपकी पत्नी थी। भूल गए हैं आप वो वक्त जब ये 2 महीने इस घर में आकर रुका करती थी। इस औरत के चक्कर में आकर आप मेरी माँ को मारा करते थे और फिर आखिरकार वो मर गई। गलती तो इन्होंने की है। घटिया है आप दोनों। एक जोरदार आवाज के साथ राकेश साहब का हाथ गौतम के चेहरे पर पड़ा था। वो हैरान रह गया। राकेश साहब खुद भी पछताए। आई एम सॉरी गौतम, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहता था, लेकिन तुम बहुत गलत बात कर रहे हो। तुम्हारी माँ की मौत ऊपर वाले की मर्जी से हुई है। उन्होंने दोनों हाथ उठाकर गौतम को संभालना चाहा, मगर उसकी लाल पड़ती आंखों ने राकेश साहब को बता दिया था कि वह गलती कर चुके हैं। इट्स ओके गौतम, मैं साइन कर रहा हूँ। मैं पावर ऑफ अटर्नी तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर रहा हूँ। उन्होंने रूपा के हाथ से फाइल खींची। वह 2 कदम पीछे हटा। साइन तो आपको अब करने ही हैं।
वरना इस शहर में आपकी जितनी प्रॉपर्टी मौजूद है मैं सबको आग लगा दूंगा और मैं अपनी माँ के कत्ल के जुर्म में आप दोनों को अंदर करवा दूंगा। कुछ चबा चबाकर कहता बर्दाश्त की आखिरी हदों पर था। राकेश साहब ने घबराते हुए अंदाज में जल्दी जल्दी साइन करके फाइल उसके सामने कर दी। कूल डाउन गौतम, भूल जाओ इस सबको, और कुछ कहना चाहते थे मगर वह झपटने वाले अंदाज में फाइल उनके हाथ से छीनकर एक खतरनाक नजर रूपा आंटी पर डालता ऊपर की तरफ बढ़ गया था। नीचे वह एक बार फिर कुछ कह रही थी, चिल्ला रही थी, मगर गौतम ने इस बार पलटकर नहीं देखा। कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आया तो मैं जो हैरान खड़ी थी एकदम काम कर रह गई थी। गौतम की आंखें आग की तरह जल रही थी। तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? तमाशा देख रही थी क्या? सख्त अंदाज में कहता उसने फाइल ड्रेसिंग टेबल पर रखी थी। गौतम की आवाज सुनकर आर्यन भी उठ गया और कमरे से बाहर चला गया। मैंने आर्यन को नहीं रोका क्योंकि गौतम इस वक्त बहुत गुस्से में था। शर्ट के बटन खोलते उसने शर्ट उतारकर उछाल दी। मैंने अपनी नजरें चुराई। इधर आओ, मेरा सर दबाओ। सोफे पर बैठते उसने मुझे आर्डर दिया। घबराते हुए मैं कुछ कदम चलकर आगे आई। गौतम के शरीर पर शर्ट नहीं थी और वह अपने गुस्से को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। ना चाहते हुए भी मैं उसका सर दबाने लगी थी। बैठ जाओ बराबर में, खा नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें। उसने सख्ती से मेरी कलाई पकड़कर अपने बराबर में बैठाया था। मैं एकदम उससे टकराई थी। ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था। आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे वापस जाना है। घबराहट में मैंने एकदम गौतम की दुखती रख पर हाथ रख दिया था। वो भड़क कर मेरी तरफ पलटा। भाड़ में गया कॉन्ट्रैक्ट। मैं तुम्हारे साथ भलाई कर रहा हूँ मगर तुम भलाई के लायक नहीं हो। सारी औरतें एक जैसी होती है ना। कॉन्ट्रैक्ट से पहले मैंने तुमसे शादी की है और शादी का मतलब जानती हो ना। उसने एकदम मुझे दोनों कंधों से दबोचा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। ये सब गलत है, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। मगर गौतम वह तो जैसे गुस्से से बाहर ही होने लगा था। लांच में होने वाली सारी बातों का गुस्सा उसके अंदर आग की तरह जल रहा था और उस गुस्से को उतारने के लिए बस एक ही सूरत नजर आ रही थी, उसे, और वह थी मैं। देख लेंगे कॉन्ट्रैक्ट को, पहले तुम शादी के हक पूरे करो। गौतम की बात पर मैं काम कर रह गई। घटीटी सिसकियों के बीच मैंने एक बार फिर गौतम को उसकी हदें याद करवाना चाही, मगर मैं बेबस थी। आर्यन के लिए मुझे सब कुछ बर्दाश्त करना ही था। उसके बेहतर फ्यूचर के लिए मैं किन लोगों में आप हंसी थी। सुबह मेरी आँख खुली तो मैं बेड से टेक लगाए हैरान बैठी थी। गहरी सांस लेता वो उठ खड़ा हुआ। आई एम सॉरी, मैं कल रात बहुत गुस्से में था। सख्त अंदाज में कहते उसने उठकर अपनी शर्ट पहनी। मैं कुछ नहीं बोली। मैं पैसे आज तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। वह मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था मगर मैं खामोश बैठी रही। यहाँ तक कि मैं रो भी नहीं रही थी। ईशानी, आर्यन किसका बच्चा है? ये तुम्हारी पहली शादी थी ना? क्या मैं सच कह रहा हूँ? वो मेरे बारे में सच्चाई जान गया था। मैंने मुश्किल से अपना चेहरा मोड़ कर देखा। वह अपने शर्ट के बटन अधूरे छोड़कर बेड पर मेरे बराबर में आकर बैठ गया था। उसकी गहरी नजरें मुझे देख रही थी। मैंने बेबसी से अपनी आंखें बंद कर ली। तुम कुंवारी थी। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारा पति मर गया है। आर्यन तुम्हारा बच्चा नहीं हो सकता, वो नरम आवाज में पूछ रहा था। मैं सिसक पड़ी। हाँ, वो मेरा बेटा नहीं है। जब मैं छोटी थी, मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे। तब चाची मुझे अपने घर ले गई। मैं किसी नौकरानी की तरह उनके घर में पलती रही। चाचा की एक बेटी थी। मेरी ही उम्र की स्नेहा हर चीज उसे मिलती और मुझे उसकी उतरन में खामोशी से जिंदगी गुजारनी पड़ती रहती थी। मगर मेरी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी। मेरे लिए रिश्ते आते थे मगर चाची मना कर देती थी। वो मुझ जैसी मुफ्त की नौकरानी को हाथ से जाने कैसे दे सकती थी। और जब मैं 18 साल की हुई तो मैं एक लम्हे के लिए रुकी थी। मेरे हाथ कांप रहे थे
गौतम ने धीरे से मेरा हाथ थामा। मैंने अपना हाथ नहीं छुड़ाया। मैं जिसे अपना सब कुछ हार चुकी थी। एक रात चाची मेरे कमरे में आई। वह बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग कश्मीर जा रहे हैं। चाचा शहर में ही रहेंगे। कश्मीर में चाचा का अपना एक रेस्ट हाउस था। सवाल जवाब मैं नहीं कर सकती थी, तो खामोशी से चाची और स्नेहा के साथ कश्मीर में आ गई। स्नेहा उन दिनों बड़े से दुपट्टे ओढ़ कर रखती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे वह बीमार है, पर मैं सवाल नहीं कर सकती थी। मेरा कॉलेज अधूरा रह गया। कश्मीर आकर मुझे पता चला कि चाची वहाँ 1 या 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे 9 महीने के लिए आई थी। और कश्मीर पहुंचने के बाद जब स्नेहा ने दुपट्टा उतारा तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वह प्रेग्नेंट थी। कुछ महीने की प्रेग्नेंस नजर आ रही थी। कोई और तो नहीं पहचान सका, लेकिन एक लड़की होने के नाते मैं पहचान गई थी। ये क्या है? मेरे होठों से अचानक निकला। चाची ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। खबरदार, जो किसी के सामने नाम लिया स्नेहा से गलती हुई थी। मैंने लाख कोशिश की कि बच्चे को खत्म करवा दूं, मगर मैं नहीं करवा सकी। तुम जानती हो ना, स्नेहा की अभी शादी नहीं हुई है। अगर ये वहां रहती तो लोग इसके बारे में क्या क्या बातें करते, इसलिए मैं उसे यहाँ लेकर आ गई हूँ। तुम्हारे चाचा से मैंने बहाना बनाया कि स्नेहा को हवा में बदलाव की जरूरत है। वह ज्यादातर अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कुछ महीने बाद जब स्नेहा का बच्चा पैदा हो जाएगा, तब हम यहाँ से वापस शहर चले जाएंगे। लेकिन तब तक तुम एक शब्द भी नहीं कहोगी। चाची ने पहले गुस्सा किया और बाद में मुझसे रिक्वेस्ट करना शुरू कर दी। मैं हैरान रह गई, मगर उनके आर्डर के खिलाफ नहीं जा सकती थी। मैं खामोश रही। चाची ने कश्मीर के रेस्ट हाउस में मौजूद एक इकलौते नौकर को भी निकाल दिया। सारे काम तो मुझसे करवाती रही। कुछ महीने गुजरे और स्नेहा ने कश्मीर के ही एक अस्पताल में बेटे को जन्म दिया। चाची हॉस्पिटल में मुझे साथ लेकर गई थी। आर्यन की पैदाइश नॉर्मल हुई थी, इसलिए स्नेहा की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। अस्पताल में वह दिन सुकून से गुजरे। मैं पूछना चाहती थी कि अब चाची इस बच्चे का क्या करेंगी। मुझे डर था कि कहीं वह उसे अनाथ आश्रम में ना डाल दें। मगर एक दिन चाची ने उस नन्हे से बच्चे को मेरी गोद में थमाया और मुझसे कहा, स्नेहा को आज हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। मैं उसका डिस्चार्ज कार्ड बनवा रही हूँ। तुम यहाँ पर मेरा इंतजार करो। बच्चे को लेकर मैं हॉस्पिटल में टहलने लगी। स्नेहा उस वक्त अपने कमरे में थी। चाची ने खुद ही मुझे कहा था कि फिलहाल स्नेहा के सामने बच्चे को ज्यादा नहीं लेकर जाना, वरना वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं होगी। मैं बच्चे को लेकर अस्पताल के पिछली तरफ निकल आई थी। मुझे काफी देर गुजर गई जब मुझे अंदाजा हुआ कि चाची ने डिस्चार्ज कार्ड बनवा लिया होगा। तब मैं बच्चे को लेकर वापस आई, मगर कमरे में ना तो स्नेहा थी और ना ही चाची। मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। काउंटर पर पूछा तो उन्होंने कहा कि चाची तो स्नेहा को लेकर घर वापस जा चुकी है। धड़कते दिल के साथ मैं छोटे से बच्चे को लेकर जब रेस्ट हाउस पहुंची तो एक नई मुसीबत मेरा इंतजार कर रही थी। रेस्ट हाउस पर ताला लगा हुआ था। मेरे पास मोबाइल नहीं था। अच्छा था कि पर्स में कुछ पैसे मौजूद थे। मैं नहीं जानती थी कि चाची कहाँ गई हैं। मैंने हर जगह पता कर लिया। मैं बुरी तरह से घबराई हुई थी। रेस्ट हाउस के सामने पड़ी बेंच पर मैंने वो पूरी रात काटी थी। मेरी गोद में नन्हा आर्यन बड़ी बुरी तरह रो रहा था। कश्मीर में मैं किसी को नहीं जानती थी कि किसी से ठिकाना मांगती। मेरे पास एक ही रास्ता था। मैंने अपने पैसों से शहर वापसी का टिकट लिया और जब मैं घर पहुंची तो एक नई मुसीबत मेरा इंतजार कर रही थी। चाची और स्नेहा मुझसे पहले ही घर वापस आ गई थी। मैं घर में आई तो चाची मुझे देखते ही एकदम मेरी तरफ भागी। बदतमीज कहाँ चली गई थी? आज वापस आई है। अपनी गलती का सबूत लेकर ये दिन दिखाने के लिए तुझे मैंने पाला था। उनके शब्दों ने मुझे जमीन में धंस दिया था। मुझे पता चला कि जब चाची स्नेहा और मुझे लेकर कश्मीर गई थी, उन्होंने चाचा को कहानी सुना दी थी
कि कश्मीर से मैं भाग गई हूँ। और ये बच्चा जो स्नेहा का था, वह मेरा बच्चा बनाकर चाचा के सामने पेश कर रही थी। चाचा और चाची ने बहुत मारा, और जब मैंने स्नेहा का नाम लिया तो चाचा ने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया, क्योंकि मैं दुराचारी थी और मेरी गोद में एक बच्चा था। मेरे पास कोई सबूत नहीं था ये बताने के लिए कि ये बच्चा स्नेहा का है। मैं चिल्लाती रही मगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। मैं इस बच्चे को कहीं फेंक देना चाहती थी। मुझे इससे नफरत होने लगी थी। मगर फिर मैंने सोचा, इसकी क्या गलती है? मेरी जिंदगी में और तो कोई था ही नहीं। मैंने इसका नाम आर्यन रखा और उसे लेकर चल पड़ी। एक कॉलेज की दोस्त के घर कुछ दिन के लिए जगह मिली, मगर वहां भी बिना बिहाई माँ के ताने मेरे गले पड़ने लगे। दोस्त ने कुछ पैसे देकर मुझे वहां से निकाल दिया। फिर दूसरा घर, तीसरा घर। मैं लगातार फ्लैट्स बदलती रही, छोटी मोटी नौकरियां करती रही। और आपने सही कहा, मेरी पहली शादी नहीं हुई थी। ये मेरी पहली शादी है और आपने मुझे बर्बाद कर दिया है। थके हुए अंदाज में बोलती, मैं बुरी तरह टूट गई थी। गौतम पछतावे में गिरने लगा था। उसने मुझ जैसी मासूम लड़की के साथ क्या सलूक किया था, जबकि मैं तो खुद हालात की सताई हुई थी। अब प्लीज यहाँ से चले जाइए। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं घुटनों में सर छुपाते हुए फूट फूट कर रोने लगी थी। गौतम ना चाहते हुए भी उठकर खड़ा हुआ। वह और मेरा सामना नहीं करना चाहता था। वो पहले के मुकाबले में कई गुना ज्यादा खुश होकर अपने ऑफिस में आया था। आज से उसकी एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई थी। आखिरकार उसने वो सब कुछ हासिल कर लिया था जो वह चाहता था। डील फाइनल करते हुए वो बहुत खुश था। लैपटॉप की स्क्रीन बंद करने से पहले उसने अपनी माँ की पिक्चर निकाली थी। वह पिक्चर उसने फैमिली एल्बम में से चुराकर अपने लैपटॉप में सेव कर रखी थी। डैडी को कभी अंदाजा नहीं हुआ होगा कि मैं वह सब जानता हूँ जो कुछ उन्होंने किया, लेकिन अब सच्चाई ये है कि मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैंने उन्हें माफ कर दिया। आप भी माफ कर देना। मुस्कुराते हुए गौतम ने लैपटॉप बंद किया। एक खुशी उसकी आंखों में लहराई। जो गलतियां उसकी माँ के साथ हुई थी, वो गलतियां वह मेरे साथ नहीं करना चाहता था। मेरा बैंक अकाउंट उसके पास सेफ था। 1 रुपया करोड़ मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए थे। वो मुस्कुराया और वापसी के लिए उठा। लंच में दादी जी उसका इंतजार कर रही थी। आज वो रोज से ज्यादा ही उदास थी। कल लड़ाई के बीच तुमने जो कुछ अपने बाप को कहा, क्या वो सच था? क्या तुम्हारी माँ को मारने वाली उसकी अपनी बहन थी? उन्होंने उदास आवाज में पूछा। वह दुखी दिल के साथ मुस्कुराया। आप जानती हैं ना रूपा, डैडी को पसंद करती थी, इसलिए उसने जानबूझकर इस घर में रहना शुरू कर दिया। डैडी का ध्यान अपनी तरफ खींचती चली गई और वह बीमार रहने लगी। ये कत्ल किया नहीं गया था, मगर जब कोई किसी को नजरअंदाज करता है तो वह इंसान ऐसे ही दुनिया छोड़कर चला जाता है। उसकी आवाज में दर्द था। दादी जी ने गहरी सांस ली। ऐसा ही है, तुम्हारे बाप को जिंदगी भर सुकून नहीं आया, मगर मुझे डर है कि कहीं ये सब तुम्हारे साथ भी ना हो। उस लड़की के साथ तुमने बहुत गलत किया। तुम्हें उसे ऐसे घर से नहीं निकालना चाहिए था। वो जो ऊपर की तरफ जाने के लिए उठ रहा था, दादी जी की बात पर चौंक गया। क्या मतलब? कौन सी लड़की ईशानी? उसके अंदर खतरे की घंटियां बजने लगी थी। दादी जी ने सर हिलाया। हाँ, पिछले 1 हफ्ते में वो उसके बहुत करीब हो गई थी। वह दिल की बहुत अच्छी लड़की थी और उसका बेटा बाप की मोहब्बत को तरसा हुआ बच्चा था। मुझे लगा था तुम दोनों बहुत खुश रहोगे, मगर आज जब उसने मुझे बताया कि तुम दोनों की शादी तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी और तुमने उसे धोखा दिया है, पैसे नहीं दिए तो वह यहाँ से चली गई। हमेशा के लिए गौतम को एक जोरदार झटका लगा। ऐसा नहीं हो सकता। आखिर वो कहाँ जाएगी? उसके पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। तेजी से सीढ़ियां चढ़कर वो कमरे की तरफ आया। कमरा खाली था। गौतम का दिल चाहा कि वह अपना सर दीवार पर दे मारे। कुछ देर पहले तो उसने खुद से वादा किया था कि
कि वो उस लड़की को जिंदगी की हर खुशियां देगा जिसने सिर्फ दर्द और तकलीफें ही देखी थी। मगर अब जेब से मोबाइल निकालते हुए उसने चौकीदार का नंबर मिलाया। चौकीदार को मेरे जाने का पता था, मगर मैं कहाँ गई थी इस बात से वह भी अनजान था। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग निकालो जल्दी, वो फोन पर ही दहाड़ा। पुलिस स्टेशन में भी मेरे गुमशुदा होने की खबर देते हुए वो बहुत बुरी तरह परेशान हुआ। तुमने तो उससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, तो फिर अब उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? शीशे में उसने अपने आप से सवाल किया था, मगर उसके पास जवाब नहीं था। शाम तक उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो जानता था कि मेरे पास कोई ठिकाना, कोई रहने की जगह नहीं है। आखिर मैं कहाँ चली गई? रात के 3 बजे के पास वो कई सड़कें और गलियां छान चुका था जब उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आई। आपकी बताई हुई लड़की मिल गई है। मैं सड़क के किनारे अपने बच्चे को लिए बैठी थी। आपके बताए हुए हुलिये के हिसाब से ही लगती है। आप अगर देख ले तो आपको पता चल जाता। वह किसी आंधी तूफान की तरह थाने की तरफ भागा था और मैं वहीं पर बैठी थी। लाल दुपट्टा खुद पर लपेटे डर से थरथर कांपते हुए आर्यन को मैंने अपनी गोद में सुला रखा था। वह किसी से मिले बिना सीधा मेरी तरफ आया। ये सब क्यों किया ईशानी? जहां मुझ पर इतना भरोसा किया था वहां कुछ वक्त और कर लेती। मैंने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो धीरे से मेरी बराबर में बेंच पर बैठ गया। क्या ये थाना, ये हवालात मेरे घर से ज्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए? वो भीगते हुए लहजे में सवाल कर रहा था। मैंने अपना मुंह मोड़ लिया। इस दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां मैं सुकून से रह सकूं। आप ही बताइए, क्या कोई ऐसी जगह है? ना मेरे सगे रिश्तेदारों का घर इस लायक था और ना ही आपका घर। मैं रो पड़ी थी। गौतम ने गहरी सांस लेते हुए मुझे अपने साथ लगाया। तुम मेरी पत्नी हो ईशानी। हाँ, ये सच है कि मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, मगर आज से अभी से मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। आर्यन को बाप का प्यार देना चाहता हूँ। मैं एक ब्रोकन फैमिली से हूँ और मैं जानता हूँ टूटी हुई फैमिली का दुख क्या होता है। क्या मेरा साथ दोगी? वो हाथ बढ़ाते हुए पूछ रहा था। मेरी आंखों से दर्द झलक रहा था। मैंने एक नजर गोद में सोए आर्यन पर डाली और दूसरी नजर साथ बैठे इंसान पर जिसने मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं दी थी। वह तो खुद अपनी परेशानियों में उलझा हुआ था। घर चलो, डैडी और रूपा उस घर से जा चुके हैं। दादी जी के होते हुए वह मेरा सामना नहीं कर सकते। अब उस घर में सिर्फ मैं हूँ। दादी जी है और तुम्हारा रास्ता देखता हुआ मेरा कमरा। प्लीज मुझे मना मत करना। वो उम्मीद भरे लहजे में सवाल कर रहा था। सर जी, आपको अपनी पत्नी मिल गई है। खुश हो जाइए क्योंकि आजकल के हालात बहुत खराब है। पुलिस इंस्पेक्टर ने आवाज लगाकर कहा। मैंने गहरी सांस ली। जमाना सच में बहुत खराब था। मैं जानती थी मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो मेरा ख्याल रख सके और जो मेरे पीछे दौड़ता हुआ यहाँ तक आ गया था। वह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ने वाला था। ये बात तो मैं अब जान ही गई थी। मैं अपना ठंडा पड़ता हाथ गौतम के बढ़ते हुए हाथ पर रखते हुए मुस्कुराने लगी थी और हम लोग खुशी खुशी अपने घर की तरफ जाने लगे थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।